राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने विपक्षी गठबंधन ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। विपक्षी गठबंधन ने रैली को लोकतंत्र बचाओ का नाम दिया था। विपक्षी नेताओं ने एक एक करके सरकार को जमकर घेरा तो मेरठ रैली से भी पीएम ने सभी आरोपों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पा रही। पीएम मोदी के बाद प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। सीएम सैनी ने कहा कि कल देश ने भ्रष्टाचार के भाईचारे का दृश्य देखा। यह गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप भी लगाया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल भी हैं कि विपक्षी एकजुटता से चुनावी माहौल क्या बदल रहा या बदल पाएगा? क्या चुनाव से पहले विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है? इंडिया गठबंधन की तैयारी पर क्या एनडीए पर यह तैयारी भारी पड़ जाएगी? और क्या 24 के रण में सियासी समीकरण बदलेंगे? क्योंकि अगर विपक्ष ने गठबंधन की एकजुटता दिखाई है, लोकतंत्र बचाने का वहां पर जिक्र किया है, तो वहां प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया कि असल में यह गठबंधन नहीं है बल्कि ठगों का बंधन है, ठग बंधन है। और इस ठग बंधन को जनता बहुत अच्छे से समझती है। आखिरी में जनता को ही तय करना है वो बीजेपी या एनडीए के साथ जाती है या इंडिया गठबंधन के साथ जाती है। वही इंडिया गठबंधन जो कि कई जगहों पर कई राज्यों में टूटता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यह विक्टिम कार्ड है? क्योंकि केजरीवाल के बहाने एक मंच पर तमाम नेता तो आए, लेकिन उनका मन भी क्या एक हो पाया है? क्योंकि जिस वक्त में ये मंच पर नेता एक थे, अलग अलग प्रदेशों में उनके जो साथी थे वो अपनी अलग अलग राय भी रख रहे थे। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जो उनके सहयोगी दल थे वो छिटकते हुए दिखाई दिए। कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया। ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अपने भ्रष्टाचार को किस तरीके से जस्टिफाई वहां पर वो कर रहे थे, वो पूरा देश ने देखा है।
ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे घोटालेबाजों की बारात है, जो सब मिलकर के देश को पहले भी लूटा है, आगे भी लूटने की तैयारी है। उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। रैली करते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे। इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा से छुटकारा मिल जाए। ईडी में बहुत सारे ऐसे अहंकारी लोग हैं इस इंडिया गठबंधन, जो बहुत स्वार्थी है, जो भाजपा से मिले हुए हैं, जो किसी कीमत पे भाजपा को सत्ता से पार नहीं होने देंगे। दूर जाने की जरूरत नहीं। हरियाणा उदाहरण है। मैंने अनेक जगह खुल करके ये बात कही है कि अगर सब मिलकर के लड़ें तो 10 की 10 सीट पे भाजपा बाहर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस में अहंकारी लोग हैं, वो कहते हैं हम सक्षम हैं। तो उन सक्षम लोगों की कुरुक्षेत्र में पोल पाट की कि नहीं पाट की? और अभी आप देखना, ये जो अपने आप को सक्षम कहते हैं, चुनाव मैदान छोड़कर। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि आखिर जिस एकजुटता का दावा इंडी गठबंधन कर रहा है, उसकी पोल अभय चौटाला क्यों खोल रहा है? वो कह रहे हैं कि असल में इस गठबंधन में अहंकारी लोग हैं जो कि मिलकर नहीं चलना चाहते और इसी वजह से इंडिया गठबंधन भी फेल होगा। ये खुद एक विपक्षी नेता कह रहे हैं, हरियाणा के विपक्षी नेता, जो कि बार बार कहते रहे कि इनेलो को भी शामिल कर लो इंडी गठबंधन में, लेकिन शामिल नहीं हो पाए, तो अब उनके अलग सुर हो गए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। विवेक चौधरी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक चौधरी आपका। और ओंकार सिंह है, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। जवाहर यादव साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई, एकजुटता का जो संदेश इंडी गठबंधन ने दिया है, वो तस्वीर बड़ी व्यापक थी और उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि असल में हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको संविधान बचाना है, क्योंकि आप लोग ट्रायल मोड पर हो। अगर फिर से सरकार में आ गए तो सब खत्म होगा, संविधान भी खत्म होगा, लोकतंत्र भी खत्म होगा, आरक्षण भी खत्म होगा, विपक्ष भी खत्म होगा। देखिए, जहां तक आपका यह मत है कि इन्होंने अपनी एकता दिखाई, उससे मैं सहमत हूं कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार की एकता का एक अद्भुत उदाहरण दिया कि किसी भी कीमत पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार लोकतंत्र में चलना चाहिए। उसके नाते आज ये सारे के सारे बहरूपी इकट्ठे थे। इसके नाते इस रूप में ये निश्चित रूप से सफल रहे कि भ्रष्टाचारी सारे के सारे, कुछ बचे हुए हैं परंतु अधिकतम भ्रष्टाचारी इस प्लेटफॉर्म पर आए, इसके लिए कामयाब हुए। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये संविधान खत्म कर सकते हैं, ये लोकतंत्र खत्म कर सकते हैं, ये आरक्षण खत्म कर सकते हैं। आज तक इस देश में संविधान की धज्जियां, संविधान को दरकिनार करके आपातकाल एक ही बार लगा है और उसको लगाने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई आपातकाल नहीं लगाया है। तो जो खुद है तो वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी ना हो जाए। तो मैं उनको नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी और संविधान की अवहेलना करने वाली जो पार्टी रही है कांग्रेस, वैसी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। अब आता हूं मैं कि केजरीवाल जी के ऊपर। यही केजरीवाल जी थे जो कहते थे कि देखिए ये शीला दीक्षित बाहर कैसे घूम रही है, मैं इसके पर्चे लेके घूम रहा हूं और इसको अंदर कर देना चाहिए, केवल उस पे अंदर कर देना चाहिए कि जो पेपर मेरे हाथ में है। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कहते हैं कि ये पेपर मेरे पास है और शीला दीक्षित को अंदर कर दो। शीला दीक्षित उनके लिए महाभ्रष्टाचारी थी। अभी मैं देख रहा था मान साहब का, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनसे एक जगह पूछा जाता है एक चैनल पे कि कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी पार्टी मानते हैं या ईमानदार पार्टी मानते हैं, नहीं मानते? उन्होंने उसका उत्तर दिया, तख्ती को उठाया, नो, कि कांग्रेस ईमानदार पार्टी नहीं है। वो ये कहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार के कारण इनसे लोग दुखी थे, इनसे परेशान थे। दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान थे, तभी हम आए, ये मान साहब कह रहे हैं। तो इनके सहयोगी खुद कह रहे हैं कि
कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। मेरे आरोप नहीं है, इनके सहयोगियों के आरोप है। दूसरा, केजरीवाल जी का अगर विषय लेते हैं, श्रीनाथ सुपेन करके जो इनकी महिला प्रवक्ता है, मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा, उनकी वीडियो मेरे पास है। जो पहले शीला दीक्षित के ओएसडी रहे हैं, इनके आज की डेट में अच्छे प्रवक्ता है, उनकी वीडियो मेरे पास है। अजय माकन जी की वीडियो मेरे पास है। ये इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला हुआ उसका श्रेय बीजेपी को मत दे देना, क्योंकि पहले इसको एक्सपोज करने वाली कांग्रेस है। ये तीन नेताओं के मेरे बयान है, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, आप कहोगे तो वीडियो चला दूंगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। और ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता देखिए कि उसने अरविंद केजरीवाल के घोटाले को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का इसको एक्सपोज करने में कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के सभी तीनों प्रमुख प्रवक्ता जो ऑफिशियली सूची के प्रवक्ता है, उनके बयान है। तो ये जो पार्टी है खुद विरोधाभास में पैदा हुई है। सारे भ्रष्टाचार एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। और छोड़िए, इनकी तो कानून में आस्था होगी, इनके तो न्यायपालिका में आस्था होगी। जब ये हाई कोर्ट गए तो अरविंद केजरीवाल के लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी पे कोई बंधन नहीं है। इनके दो नेता तो वो हो गए जिनको 1 वर्ष से अधिक हो गया, माननीय न्यायालय उनको जमानत नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने, मुझे नहीं पता, टीवी चैनलों को मैं कोट कर रहा हूं, टीवी चैनलों पर यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति था, जो इनके गहलोत साहब के घर पे रुका था, जो इनके मंत्री हैं उनके घर पे रुका था, शायद विजय नाम था उनका, उसको अरविंद केजरीवाल का बयान जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये इसके संबंध ये मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, ये सौरभ भारद्वाज और जो इनकी महिला मंत्री हैं उनको रिपोर्ट आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज आज नाम लिया है कोर्ट में बकायदा खुद अरविंद केजरीवाल ने। तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे आरोप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा दिखा रहा है। और जैसा तुलजी आपने 2 नाम खुद लिए हैं, जब इनके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, मेरे 2 मंत्रियों को करता था। एक मंत्री के यहाँ वो रुकता था, गहलोत साहब, जिसको कल या परसों ईडी ने बुलाया था। तो आप बताएं इसमें भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र की सरकार का कसूर क्या है? ठीक बात है। यानी जवाब जी, आपका यह कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल के प्रकरण को अगर देखें तो वहां पर उनके दोनों मंत्री जिनका उन्होंने नाम लिया वो कोर्ट में खुद उस वक्त मौजूद थे, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि भाई आपका नाम ले लिया, तो वो खामोश हो गई। उनका नाम है आतिशी मारलेना और साथ में सौरभ भारद्वाज। अब आगे क्या होगा, क्योंकि नाम लेने पर ही बहुत कुछ हो रहा है और आज तो कोर्ट के अंदर उन्होंने लिया है। लेकिन अब जो गठबंधन का जिक्र है, जिसको आपने कहा कि ये लोग मिलकर एक ठगबंधन चला रहे हैं, ढुल साहब, भाई बीजेपी कहे तो समझ में आता है कि ठगबंधन है, इस ठगबंधन पर तो इनेलो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली, आप लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे। अगर हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में आप एकजुट हो जाते तो बीजेपी को हराना आसान हो जाता, लेकिन बीजेपी के इशारे पर आप लोग एकजुट हो रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम बीजेपी के खिलाफ एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जिस वक्त ये तस्वीर हमने देखी एक गठबंधन की एक मंच पर, उसी वक्त में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार ठहरा रहे थे पीडीएफ फॉर्मूला लेकर। दूसरी एक नेता जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक, उनका कहना है कि मैं गठबंधन की विधायक हूं, उस पार्टी की नहीं हूं। वही हाल हरियाणा में है। तो संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जवाहर यादव जी ने, मेरे बड़े भाई ने, कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ है, वो बुरी तरह से खिलाफ है, सबको चाहते हैं कि उनकी पार्टी में आ जाए। इसीलिए ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उसको फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। जैसे जनार्दन रेड्डी है, 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जनार्दन रेड्डी को जो अपने कर्नाटक वाले उठा करके बड़े प्यार से लेकर के आए हैं। जैसे नवीन जिंदल है, जिनके खिलाफ कोयला घोटाले के नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े आरोप लगाए, उनको पता नहीं क्या क्या कहा। यदि आप चाहें तो वीडियो भी आपको भेजी जा सकती है। कुरुक्षेत्र की जो है उनको भी लेकर के आए हैं, बाकायदा टिकट परोसी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाजपा में शामिल कर लूंगा। ये तो है इनका एजेंडा, ये तो इनका एजेंडा है। अभी 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी जो यहाँ पे एक, उसके कौन से बैंक के, सरकारी बैंक के एमडी जो है अंडरग्राउंड हो रखे हैं हरियाणा से, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। आप हैरान मत हो ना, किसी दिन वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मिलेंगे। अभी तो अंडरग्राउंड दिख रहे हैं आपको 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी।
वो भी भाजपा में आ जाएंगे, क्योंकि वो उस घोटाले की तार भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ते हैं, जिनको दोबारा इन्होंने ओत दिलाने का काम किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। मैं सहमत नाम बताइए, मंत्री का नाम बताएं, हमारे मंत्री का नाम कोट करना है मेरे मित्र, जिनके नाम लेकर के आया हूं उनका बता दो ना मित्र। क्या फैक्ट अरे है। सर, अरे मेरे मंत्री का नाम कोट करो, मेरे मंत्री का नाम कोट कीजिए है या नहीं है उत्तर दो। अरे सर, अरे नवीन का तो बाद में देखेंगे। आपने हमारे मंत्री पे आरोप लगाया, उसका नाम कोट कीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। एक मिनट प्लीज, हाँ। बीच में इंटरप्ट नहीं। इनके केरला के प्रदेश अध्यक्ष 242 क्रिमिनल केस है, 242, और जो पब्लिक डिक्लेरेशन अखबार में दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की, उसके कॉम्प्लायंस में 3 पेज अखबार के केवल उनके मामलों से थे, और उसको उन्होंने वायनाड से टिकट देने का काम किया। ठीक कह रहे हैं, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबको भाजपा में शामिल कर लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आ गई अगली बात अभय सिंह जी की। यदि अभय सिंह जी को लगता है कि उनकी कोशिश लगातार फेल हो रही है, तो मेरे हिसाब से उनको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। विपक्ष एक हो रहा है, और यदि उन्हें लगता है कि एक्चुअल में सक्षम है वो विपक्ष की एकता कराने में, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो आए और आकर के हाईकमान से बात करें। जैसा भी जो भी हाईकमान का आदेश होगा, कांग्रेस उसको, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस उसको वायलेट ना तो करेगी, ना कोई मतलब है। बिल्कुल, मैं आपको अतुल जी एक बार भी आ रहा हूं, जवाहर जी आ रहा हूं, क्वेश्चन कर लो। आ रहा हूं ढुल साहब। लेकिन मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता आप पार्टी है। आज अभय चौटाला का स्वागत कर रहे हैं। अभय चौटाला जो कहते हैं कि हमारे मन से थर्ड फ्रंट की नींव रखी गई, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी में चले गए। आज आप उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर वाकई विपक्ष की एकजुटता है और बीजेपी की ये चाल है कि बीजेपी में शामिल सबको डरा धमका कर करा लिया जाए, तो अभय चौटाला की बात मान लेते ना। आप स्वागत कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं करेंगे। बेचारे कितना प्रयास कर चुके। हमें मानने की आवश्यकता ही नहीं है अभय सिंह जी की। इन्होंने बात करनी हाईकमान से जाकर के करें। प्रदेश यूनिट ने गठबंधन के बारे में, नेशनल अलायंस के बारे में प्रदेश यूनिट ने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप प्रदेश के नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके बच करके नहीं जा सकते बात, बिल्कुल भी कह देगी, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति इनको करनी है। इन लोगों को अपनी राजनीति करने का हक है, मैं सम्मान करता हूँ अभय सिंह जी का, इनका हक है ये करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे प्रदेश यूनिट के ऊपर केंद्रीय यूनिट को अलग अलग दिखाने का प्रयास करें। आप भाई, आपको लगता है आप ढुल साहब, ये तो अन्याय हो गया ना। मतलब वो बेचारे आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सब एकजुट होकर हरियाणा में भी लड़े, और आप कहते हैं कि वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है उनके पास यूटिलिटी है, तो वो भी अपना प्रपोजल लेकर के हाईकमान के पास जाए। कितनी बार जाए? का जो आदेश होगा उसको करेंगे। हो रही है, एकजुटता हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। नहीं, अब दिक्कत कितनी हो तो मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। जवाहर जी कुछ कह रहे हैं आप संक्षेप में? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे मित्र एक अच्छे वकील है, इन्होंने जो क्वेश्चन आपने खड़े किए, जो मैंने किए, उसका एक उत्तर नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं खड़े किए। मैंने तो ये कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस, अब मुख्यमंत्री कह रहा है, एक मुख्यमंत्री कह रहा है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। उधर कांग्रेस के 3 नेताओं के नाम मैंने कोट किए, जो उनके ऑफिशियल प्रवक्ता है, केवल टीवी डिबेट पे बैठे हुए लोग नहीं, जो ऑफिशियली उनकी सूची के प्रवक्ता है। वो ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, आज हम डिबेट उस पर कर रहे हैं, और ये घोटाला हुआ, और इस घोटाले को एक्सपोज करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो वो किसकी बात से सहमत है? मान साहब की बात से सहमत है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, या कांग्रेस के नेताओं से सहमत है कि छोटा सा काउंटर ढुल साहब, उसके बाद मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। छोटा काउंटर। नवीन जिंदल जी के घोटाले का जो है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको उजागर किया था। आप ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री से सहमत है या नहीं है? हाँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने कोयला चोर बताया था या नहीं बताया था? मेरे पास आधिकारिक तौर पे वीडियो मौजूद है, बताया था नहीं बताया? मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखो, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर मैं सुनिए, इन्होंने, मैं इनके प्रश्न का उत्तर हाल हालत में दूंगा। इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नवीन जिंदल के ऊपर जब से हमारी सरकार आई है, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, वो केस चल रहा है या खत्म हो गया है? अगर नवीन जिंदल के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो क्या वो भ्रष्टाचार का आरोप आज की डेट में कोर्ट ने उसको फ्री किया है या नहीं किया है? या सुनिए, अब इसका ये अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर हमारी सरकार के समय किसी भी एजेंसी ने
ये नहीं कहा कि नवीन जिंदल इससे बरी है। अतुल जी, कोर्ट का ये जो भी कैसे निर्णय है, एक का नाम बताए, कांग्रेस का हो जो कोर्ट में पेंडिंग ना हो, फिर भी उसको भ्रष्टाचारी कहने की बात। अरे सुनिए सर, सुनिए जल्दी से मैं जल्दी यही से तो बहुत कह रहा हूं। संक्षेप में। मैं ये कह नहीं रहा कि नवीन जिंदल के खिलाफ केस खत्म हो गया। तो मैं तो ये मेरा प्रश्न ये है, आपका उत्तर मैंने दे दिया। मेरा प्रश्न ये है कि आप मान साहब के बयान से सहमत हो या कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से बयान से सहमत हो। मैं तो केवल इतना जानता हूं, मैंने नवीन जिंदल के प्रश्न से मैं भागा नहीं, मैंने उसका उत्तर दे दिया कि नवीन जिंदल के ऊपर जो आरोप है वो अभी पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग है। केजरीवाल जी वो आरोप है, हो गए श्रीमान जी, अरे उनके मैं तो कब अपने प्रूव हो नेताओं गए, को- पेंडिंग है वो अरे भी भैया। तो अपने नेताओं को समझाओ भाई। अरे कैसे अपने कर देंगे नेताओं आप? को तो एक मिनट बस मैं चलो अतुल जी मेरा निवेदन ये है कि जो रविंदर जी कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूं। तो ये कहे कि इनके तीन नेताओं के बयान बचकाने बयान थे, उनको समझ नहीं थी इनके आप भी राष्ट्रीय बताएं, प्रवक्ताओं भारतीय को। प्रधानमंत्री के बयान बचकाना था या अरे नहीं? यार देख- आप भी बताने का अरे काम सुन- करें। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखिए आप ये दोनों लोग आप अपने ये अपने बताने अपने वाले- नेताओं प्रवक्ताओं के मैंने- बयान को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने ठीक है नवीन ठीक है जिंदल ठीक है का ठीक है मैंने ओंकार नवीन सिंह जिंदल का ओंकार सिंह दिया। साहब ओंकार सिंह आपने साहब नहीं दिया। सवाल इस बात का हो गया मैंने जवाहर भाई नहीं जवाहर भाई हो गया। दिया। एक मिनट ढुल साहब जवाहर भाई एक मैंने मिनट। नवीन ओंकार सिंह जिंदल साहब का उत्तर प्रश्न दे यहां दिया। पर यह है कि बड़ी मुश्किल से जो इंडी गठबंधन है वो एक मंच पर फिर से आया और वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ भाई, यही आखिरी मौका है संविधान बचाने का, यही आखिरी मौका है आरक्षण बचाने का। और अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। तब तो आप वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कह रही है कि ये दिखावे का एक ठगबंधन है या दिखावे का एक इंडी गठबंधन है। अतुल जी देखिए, ये थर्ड फ्रंट नहीं था, ये अप फ्रंट था, फर्स्ट फ्रंट था जिसकी नींव जींद में रखी गई थी। वो दूसरी बात है कि हरियाणा के कुछ नेताओं की वजह से इनेलो को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो अभय चौटाला जी ने कहा उसका समर्थन मेरे भाई रविंदर ढुल जी ने किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। ये एक सच्चाई है। आज बीजेपी डरी हुई है। ये 400 पार का नारा, 400 पार और 10 में से 6 कैंडिडेट उधार, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ राज्यों में तो ये गठबंधन इंडी गठबंधन कहने की आवश्यकता नहीं है। जब एक इंडिया बन गया तो इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन में फर्क होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पहले ही पूर्वादोष लेकर चल रहे हैं। अभय चौटाला जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज समय की जरूरत है। आप इनसे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, पिछले लगभग 10 साल के शासन में कोई एक बीजेपी का नेता बता दो जिसपे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। क्या बीजेपी वाले सारे श्वेत पोष है, सारे ही शरीफ है? ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास है जिसमें बीजेपी में आते ही बंदा एकदम से वाइट हो जाता है? और ये दूसरों से क्वेश्चन कर रहे थे, जवाहर यादव जी बड़े भाई हैं मेरे, बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं। ये तो बता दें 2014 में मोदी जी ने झूठ बोला था क्या नवीन जिंदल के बारे में? आरोप उसके पीछे आरोप आज भी हैं, तो क्या उन्होंने झूठ बोला था? मैं आपकी बात से सहमत हूं अतुल जी कि आज ये गठबंधन की आवश्यकता है, लेकिन कुछ नेता, यानी कि मैं हरियाणा के और उसके बाद कुछ नेता कुछ प्रदेशों के अपने स्वहित के लिए इस गठबंधन को चोट कर रहे हैं। और वास्तव में यदि यह गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी नजर नहीं आई कहीं। 75 पार का नारा दिया था इन्होंने हरियाणा में और बाद में 85 पार पर पहुंच गए थे। रह कितनी की? 40। अगर आज भी विपक्षी एकता एकजुट हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार का नारा कह रहे हैं ना, 400 बाहर हो जाएंगे, 140 पे टिक जाएंगे। आज आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, गाय को माता बोले, है भी गाय माता हमारा। इन्होंने उस कंपनी से भी चंदा लिया जो गाय का मांस बेचती है। इन्होंने उस कंपनी से भी चंदा लिया जो पाकिस्तानी बेस्ड है। इन्होंने हरेक उस कंपनी से चंदा लिया जिस पर ईडी की रेड पड़ी, ईडी के छापे पड़े और कुछ दिनों के बाद इन्होंने चंदा ले लिया, काम खत्म हो गया। इनसे ये पूछना कि भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने का जो इजाजत है वो सीरम इंस्टीट्यूट को दी। उस सीरम इंस्टीट्यूट से इन्होंने कितने पैसे लिए?
आज अगर इतिहास का सबसे बड़ा अच्छा, घोटाला ओंकार सिंह निकलेगा, साहब, ओंकार सिंह साहब, एक सवाल मेरा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कल ही उस पर जवाब दिया था कि 14 के पहले तो पता भी नहीं चलता था। अब कम से कम इतना पता तो है ना कि आप बता पा रहे हैं कि बीफ कंपनी से लिया है या किससे लिया है। बहरहाल वो अलग विषय है। चूंकि जवाहर, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड मान रहे हो। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल उस पर आप सवाल उठाइए, बिल्कुल आप उस पर सवाल उठाइए, बिल्कुल आप सवाल उठाइए। अरे भाई एक मिनट, ओंकार सिंह साहब एक मिनट भाई, एक मिनट सिंह साहब एक मिनट, जवाहर जी एक मिनट, सिंह साहब मेरा सवाल, अरे भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। ओंकार सिंह एक मिनट, जवाहर भाई एक मिनट, प्लीज एक मिनट भाई, प्लीज जवाहर भाई प्लीज। ओंकार सिंह साहब, अरे भाई सिंह साहब एक मिनट सवाल सुन लीजिए भाई, ऐसे नहीं प्लीज सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि आप जितने सवाल उठा सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को आप उठाइए, आप मंच पर जाइए, आप चुनावी दौर में जाइए, उठाइए, उसका जवाब बीजेपी को देना। मेरा एक सवाल है, चूंकि जवाहर यादव ज्यादा समझदार है, मैं थोड़ा कम समझदार हूं। आपने 2 बार बोला कि हरियाणा में कुछ नेता ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं। जरा प्लीज अगर कुछ नेताओं का नाम आपको पता हो और किस पार्टी से बता दें जो नहीं चाहते हैं गठबंधन मजबूत हो। अतुल जी आपको भी पता है? नहीं पता है ना सर, इसीलिए पूछ रहा हूं, सवाल पूछा है सर, नहीं पता है। जवाहर यादव को भी पता है, नहीं पता है, भी जानती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अरे सर तो बता दीजिए ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जवाहर यादव भी जानते हैं, तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? मैं बता दूंगा। जबकि ये स्पष्ट है कि जो इंडिया गठबंधन की नींव है, अब फ्रंट के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में रखी गई थी। वो दूसरी बात है सिंह साहब दूसरी तीसरी चौथी कोई बात नहीं होती है। आपने नींव रखी, नींव रखने वाले में सबसे बड़े नेता दूसरे प्रदेश के आए थे नीतीश कुमार, वो पहुंच गए बीजेपी के साथ सरकार चलाने। मेरा फिर से सवाल है कि हरियाणा पे आ जाइए सर, कौन है वो जिनका नाम आपको पता है? जवाहर यादव को पता है, मुझे भी पता है, ढोल साहब को भी पता है, विवेक भाई को भी पता है, लेकिन किसी को नहीं पता है और जनता कह रही है हमें भी नहीं पता है। कौन है जो कि गठबंधन को कमजोर करना चाहता है? आपको भी पता है? अरे नहीं पता है भाई, बताइए ना। साथियों को भी पता है। मुझे नहीं पता है सर, प्लीज बता दीजिए। गठबंधन में नहीं हुई। सिंह साहब नहीं पता है मुझे, प्लीज बता दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता दीजिए। आज इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। अरे भाई मैंने कब इनकार किया कि इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है? मैंने कब इनकार किया कि गठबंधन मजबूत नहीं है? ये तो दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनेलो शामिल होना चाहती थी, उनको शामिल नहीं किया। आप कह रहे हैं कि गठबंधन की नींव हमने रखी थी, नींव को तोड़ दिया इन लोगों ने। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि किन लोगों ने नींव तोड़ा? कौन है वो नेता जो हरियाणा का हित नहीं चाहते हैं? इनको चाहते नहीं है कि हारे। बीजेपी को हराना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, संविधान के साथ साथ आरक्षण बचाना जिम्मेदारी है, जरूरी है। और कौन नेता है नहीं चाहते हैं? एक बार में नाम बता दीजिए सर प्लीज। अतुल जी मैं बताता हूं। ये तो देखो, सबसे पहले मैं रविंदर डुल जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभय चौटाला जी को ये बोला कि दोबारा से प्रयास करो। लेकिन उस नेता का नाम आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हो? आप बताइए किसके मुंह से निकलवा? आप बताइए किसके मुंह से निकलवा? ढोल साहब के मुंह से निकलवाना? ढोल साहब से पूछना है मुझे सवाल। सिंह साहब कहेंगे कि ढोल साहब से मेरा सवाल होना चाहिए, अभी पूछूंगा। सिंह साहब अभी पूछूंगा। आप कहेंगे कि ढोल साहब से मुझे सवाल पूछना है, अभी पूछूंगा, तुरंत पूछूंगा। एक प्रवक्ता को बोलने की आजादी नहीं है। कांग्रेस के सामने कमाल की बात कर रहे हैं आप। बताइए सिंह साहब किससे पूछना है? ढोल साहब से पूछना है? जवाहर भाई एक मिनट, जवाहर भाई प्लीज, जवाहर यादव एक मिनट। सिंह साहब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं सर, किससे पूछना है अभी बताइए, तुरंत पूछूंगा सर, बिना 1 सेकंड गवाए। अतुल जी बिल्कुल ठीक बात है। ये आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी इनकी कहां गई जिन्होंने अनिल विज जैसे सीनियर कांग्रेस से क्यों डरते हो भाई? कांग्रेस से क्यों डरते हो भाई? अरे कांग्रेस से क्यों डरते हो? मेरा कहना है आप कांग्रेस के सामने बोल नहीं पाए। अच्छा चलिए, अब विवेक चौधरी को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। अब कोई किसी से डरेगा नहीं, बिल्कुल खुल के आप बोलिए, क्योंकि अभी तक फिलहाल लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बचा लेगा गठबंधन, क्योंकि उन्होंने एकजुटता दिखा दी है। विवेक भाई, जेजेपी को कुछ पता है कि हरियाणा में गठबंधन, आपका तो खैर टूट ही गया, उसके लिए मेरी संवेदना है, लेकिन जिनका है उसमें कौन लोग हैं जो कि शामिल नहीं होने दे रहे हैं? चौधरी साहब इस पर प्रकाश डालेंगे कुछ? सिंह साहब तो कह रहे हैं कि सबको पता है, आपको पता है? जरूर अतुल भाई, हाँ जरूर अतुल भाई, और मेरे को संवेदना की जरूरत नहीं है। जननायक जनता पार्टी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और मैं थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। तीनों प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात कही और तीनों का जवाब देना भी मैं चाहूंगा अच्छे से, अगर बिल्कुल उनको स्वीकार हो। कोई बीच में जिस तरह मैंने चुपचाप सुना वो भी सुनने का काम है।
अभी मैं जवाहर यादव जी को सुन रहा था, जवाहर यादव जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, कहीं से कहीं पहुंच गए, कहीं भ्रष्टाचारियों की बात कही, कहीं कुछ कही, कहीं वीडियो की बात करी, कहीं गवाह की बात करी, कहीं सबूत की बात करी। मैं इनको एक जिक्र याद दिलाना चाहूंगा। अब यहाँ जवाहर यादव जी मेरे को बताने का काम करें जब मेरी बारी पूरी हो जाए उसके बाद। ठीक है, ठीक है। बीच में ना तंग करें। बोलिए बोलिए, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। हाँ। जो मोदी जी ने 2014 में कहा उसका जिक्र सभी ने पहले कर दिया, नवीन जिंदल जी को ले। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो अरविंद शर्मा जी जो आपके रोहतक से सांसद थे, आगे भी भविष्य में उनके पास टिकट है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे और आपके पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बारे कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं और इसमें बहुत बड़े लेवल की भ्रष्टाचार चलती है। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए मैं देने का काम करूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर और आपके जो मनीष ग्रोवर जी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी वो भी बताने का काम किया। उनके कहे मुताबिक उनको कोड करने का काम करूंगा, या यहां यह बताने का काम करें कि बचकानी बात किसने करी, आपके जो एमपी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने की या किसी और ने की। आज बार बार परिवारवाद का जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। इनको ये तो पूछो कि इनके जो प्रदेश प्रभारी थे विपल देव जी, उनकी बहना श्री थी एक उचाना में जिनसे उनका बहुत लगाव था। वो बहना श्री, उनका बेटा श्री एमपी बनाए गए, वो बहना श्री विधायक की टिकट दी गई, उनके जीजा श्री सेंटर में मिनिस्टर बनाए गए, तब परिवारवाद की नहीं याद। ये परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो मेरे पास बीजेपी की बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप कहते हैं कि परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है, तो प्रभुदयाल के बेटे अनुराग ठाकुर, बीएस येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या, अगर आप कहेंगे मैं पूरी लिस्ट पढ़ के बताने को। नहीं, पता है, सबको पता है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा वालों का पता है ना, वैसे ही सब पता है। मैं वही बता रहा हूं। आज के दिन अगर ये बारी बारी बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, अगर कुछ किया होता तो 10 में से 6 सांसद जो चुनाव लड़ने थे वो बदलने ना पड़ते, 10 में से 6 टिकटें बदलनी ना पड़ती और बाहर से लाने ना पड़ते। आज के दिन मैं एक आज के अखबार में ही पढ़ रहा था, उसमें एक लिस्ट आई हुई थी कि किस सांसद को कितना फंड मिला और कितना उन्होंने लगाया। मैं अगर सभी सांसदों की, इनकी 10 के 10 सांसदों की बात करूं तो एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने पूरा फंड लगाया। और अगर मैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं, उन्होंने अपना तो फंड लगाया ही था सांसद रहते हुए, और पूर्व के सांसद उस टाइम के कुलदीप बिश्नोई जी का भी फंड भी लगाने का काम किया था। आज इनके सांसदों ने फंड्स को लैप्स कराने का काम किया। मैं पहले भी डिबेट्स में कह चुका हूं कि देश की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है। हरियाणा की जनता एक चीज पूछना चाहती है कि 10 के 10 सांसद ये बता दें कि हरियाणा के हितों की आवाज कब इनके 10 के 10 सांसदों ने उठाने का काम किया लोकसभा में। और अभी मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले ये भी बता दें कि इनके दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने या और सांसदों ने कब लोकसभा के अंदर कोई आवाज उठाई हरियाणा के हितों की। बारी बारी आपने मेरे से पूछा कि वो कौन लोग हैं जो गठबंधन नहीं होने देना चाहते। वो है बाबू बेटा, वो बाबू बेटा है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जो नहीं चाहते थे इनेलो को कि उस गठबंधन में आए। कारण क्या है, वो खुद भयभीत आदमी है, उनको डर बहुत लगता है कि कहीं मेरे से ऊपर कोई ना आ जाए। आज के दिन अगर बात करें, उनको इतना डर है कि उन्होंने पहले कांग्रेस को खत्म किया। आज जो बीजेपी का हालात हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर धड़ाधड़, मैं पहले डिबेट्स में कह चुका हूं कि नया नाम बीजेपी का रखा जाएगा 2024 के चुनाव के बाद, न्यू कांग्रेस। वो कांग्रेस खत्म होगी तभी रखा जाएगा। हम तो एक चीज जानते हैं, अगर लोकल एमपी होगा, लोकल पार्टी का एमपी होगा, तो वो लोकल मुद्दा उठाने का काम करेगा। राष्ट्रीय पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय बातें करते हैं। आज हरियाणा के युवाओं की रोजगार की जब बात आती है तो ये मौन धारण करके बैठते हैं। जब फंड्स की बात आती है ये मौन धारण करके बैठते हैं। जब कोई लोकल मुद्दा आता है तब ये मौन धारण करके बैठते हैं। अगर किसानों के ऊपर कोई बात आती है तब ये मौन धारण करके बैठते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जो लोकल पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टी है, वही ओरिजिनल पार्टी है। ताऊ देवीलाल जिस तरह कहा करते थे, रीजनल पार्टी इज ओरिजिनल पार्टी, और वही विचारधारा लेके
आज जननायक जनता पार्टी चुनाव में उतरी है। और आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आज कोई कह रहा है 10 की 10 जीतेंगे, कोई 9 लड़के भी 10 जीतने का दावा कर रहा है। उनको भी पता लगेगा कि किस तरह से रीजनल पार्टीज उठने का काम करेंगे और जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव को लड़ने का काम करेगी। आज के दिन हम एक चीज जानते हैं, हमने लोकसभा हो चाहे विधानसभा में दुष्यंत जी हो, जो कहे वादे थे उनको पूरा करने का काम किया। चाहे लोकसभा में ट्रैक्टर ले जाने की बात हो, उस टाइम दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद थे, ये ट्रैक्टर नहीं लेके गए, ना ही इन्होंने कोई मुद्दा उठाया। इन्होंने एक काम जरूर किया, हरियाणा का मजाक जरूर लोकसभा में करवाने का काम किया, 2-2 फुट के आलू बता के। आज हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का एक युवा विजन है, युवा चेहरा है, और वो विजन के साथ ही हम चलने का काम कर रहे हैं। वो विजन है कि युवाओं को आज चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहां तक पहुंचाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके प्रेम और नहीं बात आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं विवेक भाई सहमत हूं, लेके चलने का काम। नहीं सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पता नहीं क्यों गठबंधन साथ नहीं चल रहा है, चाचा आपके ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कि जब आपने विजन की बात की ना, तो मुझे तो विजन मिलता हुआ दिख रहा है। अभी मैंने एक हेडलाइन चलाई थी कि चाचा भतीजे ने एक ही बार किया है कि 400 पार का नारा इनका नहीं पूरा होगा, यानी अब विजन भी मिलने लगा है इनेलो और जेजेपी का। मैं तो एक चीज जानता हूं, हाँ। विजन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का जो हम लेके चले थे, उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आने वाला नहीं, वो तो जनता तय करती, वो तो जनता तय करती। ठीक है जवाहर भाई विवेक चौधरी का बड़ा तगड़ा प्रहार है बीजेपी पर कि आप 400 पार का नारा पहले भी लगाते थे कि हम 75 पार हरियाणा में कर देंगे और अब पूरे देश में कर देंगे 400 पार। वो हो नहीं पाया और उसमें सबसे बड़ी काट कोई बनी तो जेजेपी बनी। अब यहां पर गठबंधन कौन नहीं होने दे रहा, इसका खुलासा भी उन्होंने कर दिया। तो ये स्थिति बीजेपी के लिहाज से कैसे मुश्किल वाली होगी या कितनी आसान होगी और क्यों होगी? क्योंकि भाई गठबंधन भी है, मजबूत भी है, इनेलो भी फ्रंट पर लड़ रही है, अब तो आपके गठबंधन के साथी भी आपसे लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन तो है ही है। अब जैसे मैंने अपने जेजेपी के मित्र को सुना, मेरे जीजेपी के मित्र भी बगैर बाधा डाले सुनेंगे। ये अहंकार बोलता है जब आप देवीलाल का और ओम प्रकाश चौटाला का अपमान करते हो कि वो कांग्रेस में रहे हैं और अपने जीवन के पहले चुनाव कांग्रेस से लड़े हैं। ये अहंकार है। इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी को अपमानित करना है, जेजेपी वालों को इन्होंने देवीलाल जी को अपमानित करना है, तो नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिससे इनको ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब एक्सपोज करें कि देवीलाल जी भी पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े थे और ओम प्रकाश चौटाला भी पहला चुनाव लड़े थे। मुझे नहीं पता जेजेपी दुष्यंत को इतना बड़ा क्यों बनाना चाहती है कि वो देवीलाल जी का कद छोटा करना चाहती है और ओम प्रकाश चौटाला का कद करना चाहती है। मैं इससे सहमत हूं अपने मित्र से कि बाबू बेटा ने वास्तव में बेड़ा गर्क किया। एक ने इनेलो का बाबू बेटा ने, एक ने इनेलो का बेड़ा गर्क किया, एक ने कांग्रेस को बेड़ा गर्क किया। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। नहीं तो देखिए अहंकार देखिए, सत्ता लोलुपता देखिए। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था और 4.5 चू भी नहीं की 4.5 साल। एक सब जवाहर जी आप आपने नहीं लगा, चलिए आपने नहीं लगा, अरे आपने नहीं लगा, अरे आपने नहीं लगा, अरे चलिए चलो कोई बात नहीं, अरे चलिए रुकिए, अरे रुको, अरे चलो आपने नहीं लगाया ना, इसका मतलब आप तो ये मानते हैं कि भारतीय, अरे सुनिए भाई, मेरा एमपी का मैं उत्तर दूंगा, मुझसे भी नहीं बचूंगा। मेरे मित्र ने तो ये माना कि 4.5 साल की सरकार हमारी ईमानदार सरकार थी। जेजेपी ऐसा मानती है, परंतु हर एक सांसद के बयान से ये सहमत नहीं है। जेजेपी ऐसा मानते हैं कि 4.5 साल जो इनके साथ सरकार चली वो हमारी ईमानदार सरकार थी। सर, शराब घोटाले का आरोप हम पे नहीं लगा, इनेलो वाले बताएंगे उन्होंने किस पे लगाया, और कांग्रेसी मित्र बैठे हैं वो बताएंगे किस पे लगाया। मैं उनके उससे आरोप से सहमत नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं मैं उनसे सहमत नहीं हूं, परंतु आरोपी की बात हो रही है, उन दोनों नेताओं ने किसके ऊपर लगाया था, इसका उत्तर मुझे लगता है आप उनको दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बता दिया, मेरे मित्र ने कहा था कि कांग्रेस ले रहे हैं, तो इनको इतना ध्यान रखना चाहिए। मेरे अच्छे मित्र है जी, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे मित्र है, परंतु कम से कम इतना मेरा निवेदन है कि देवीलाल जी को और ओम प्रकाश चौटाला जी को आपको जरूर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने राजनीति, आपके नेताओं ने, बाबू बेटा ने, दोनों ने उनसे सीखी है, तो कम से कम राजनीति में इतनी गिरावट ना लाए कि हम उनको छोड़ दें। अब बात आते हैं मेरे इनेलो के मित्र की। इन्होंने ये कहा कि हम सब अगर मिल जाते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हैं। तो आज ये तो मेरे मित्र सारे मानते हैं ना
कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक से नहीं हार रही, भारतीय जनता पार्टी मैंने किसी ये दो से बोला। नहीं हार रही। इसका मैंने कहा मतलब आप सक्षम अरे हैं सर मेरे बात चुनाव लड़ने में। अरे सर मेरे बात बोल हमने लेना declare भी कर दिया, अरे मैंने सर तो नहीं ओंकार जी बोला। मेरा ओंकार जी मेरा बात ओंकार जी मुझे मेरे बात ठीक कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपको सुनूंगा। इनका मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभय चौटाला जी को ये लगता है कि ईडी गठबंधन में इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत तो ये मेरे मित्र मानते हैं कि इनके बस की किसी के हराने की नहीं है। अब मेरे मित्र ने कहा, मैं कभी भी प्रश्न से नहीं भागता, उत्तर देता हूं, जैसे मैंने नवीन जिंदल का दिया, मेरे कांग्रेसी मित्र ने नहीं दिया था, ऐसे मैं अपने जेजेपी के मित्र का मैं उत्तर देता हूं। जो हमारे अरविंद शर्मा ने जो आपने वीडियो बताई, वो वीडियो मैंने भी देखी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के कारण मेरा बयान ऑफिशियल बयान होता है। मैं ये मानता हूं, मैं इसका खंडन करता हूं और मैं मानता हूं कि ये उनका बयान गलत है। आज मेरी अरविंद क्या नाम है, उनसे बात हुई थी 2 दिन पहले, एक मीटिंग में हम मिले थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं अपने खुद इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। अरविंद शर्मा जी का भी ऑफिशियली बयान जो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले मिले, एक मीटिंग थी हमारी जिसमें अरे एक मिनट, अरे अंकल जी एक मिनट मेरे बात बोले, अरे मेरे सर मेरे बात बोले ना, अरे सर मेरे बात बोले ना, करते हो, अरे सर मेरे बात बोले ना, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, शॉर्ट में कराइए, भाषण सुनने के लिए आप जनता के सामने मांगते हो, तुमने तो देवीलाल को अपमानित कर दिया, तुमने तो हम प्रकाश चौटाला को अपमानित कर दिया, तुम बात कर रहे हो, अरे तुमने तो तुमने अपमानित किया, तुमने देवीलाल जी को कांग्रेस जी क्या क्या अपमानित किया, तुमने ये कहा तुमसे ज्यादा बाबू बेटा ने ना देवीलाल जी का सम्मान रखा ना प्रकाश चौटाला जी का रखा। तो भगवान एक व्यक्ति का अहंकार, एक अच्छा ये नारा लगाते थे कौन आया, सीएम आया। अच्छा ठीक है जवाहर भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से हो रहा हूं क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चंद दिनों पहले जो गठबंधन में सरकार चला रहे थे, आज सबसे ज्यादा प्रहार एक दूसरे पर कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में ही हो सकता है, पता नहीं क्यों लोकतंत्र बचाने निकल गए हैं लोग। बहरहाल ढुल साहब से मेरा सवाल है भाई, ढुल साहब से मेरा सवाल है, विवेक भाई एक मिनट, विवेक चौधरी जवाहर यादव दोनों लोग शांत हो जाइए। ढुल साहब से मेरा सवाल है, ढुल साहब मेरा सवाल यह है कि जो बात ओंकार सिंह ने कही कि एक पूरे देश में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसको ये लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, मैं उसको इंडिया गठबंधन नहीं मानता हूं, उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। और राहुल गांधी को मैंने सुनाया आपको, आखिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जो सोच है वो हरियाणा में कौन लोग हैं जो कि पूरी नहीं होने देना चाहते और बीजेपी को वॉक ओवर देना चाहते हैं। क्योंकि जवाहर भाई कह रहे हैं कि भाई आप लोग खुद मानते हैं कि अगर जब तक एकजुट नहीं होंगे बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, तो यहां पर एकजुट क्यों और कौन नहीं होने दे रहा है। कुछ बातें तो चौधरी साहब ने बताई, कुछ आप बता दीजिए। ये इनकी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, लोकल लीडरशिप के ऊपर, हरियाणा की लीडरशिप के ऊपर आरोप लगा करके अपना निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने का एक प्रयास मात्र है। यदि इन्होंने गठबंधन का कोई प्रयास किया है तो पहले तो वो सार्वजनिक करने का काम करे। यदि आपने किसी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से, यदि किसी अन्य पार्टी के किसी बड़े नेता से मिलने का कार्य किया है, INDI इंडिया गठबंधन की किसी मीटिंग के अंदर शामिल होने का या न्योता देने का, लेने का कार्य किया है, तो आप उसको सार्वजनिक करिए। आप उनको सार्वजनिक करके हमारी हरियाणा की सबसे मजबूत लीडरशिप जो कांग्रेस की है उसको बात करके, उसे टारगेट करके केवल मात्र अपने लिए एक सहानुभूति और वोट बटोरने का प्रयास कौन कर रहा है? इनेलो जेजेपी दोनों कर रहे हैं सहानुभूति लेने का एक ही तो है। इनेलो जेजेपी अलग कबूल, अलग अलग पार्टी है भाई, राजनीतिक अलग है, परिवार एक है, राजनीतिक तौर पे परिवार भी कहाँ एक रहा। हमारे तो मैं तो विवेक जी को तब भी कहा करता, मैं विवेक जी आपका हमारी तरफ आने का, बैठने का टाइम आ गया, ज्यादा उसके अंदर मत बोलिए। हमारे बड़ा जोशीले रहते थे हमारे छोटे भाई, तो थोड़ा सा जोश अब थोड़ा कम हो गया। इनको पता लग गया होगा कि क्या जोश के साथ उन्होंने बोला है, जवाहर जी से एकदम जोशीला सवाल पूछा है उन्होंने, उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है, सत्ता चली गई है। छोड़ के गए थे आपका क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ क्या बर्ताव और कैसे करती है, इन्हें पता लग गया होगा। हमारे को इनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा ढुल साहब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी आ जाए, समय की पाबंदी में छोटा सा एक सवाल पूछूंगा आपसे। मेरा सवाल यह है कि आप 2 बार कह चुके ये बात कि भाई प्रदेश के नेताओं पर यह आरोप न लगाएं अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए,
मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का आला कमान जो है, क्या वो ये मॉनिटर नहीं कर रहा कि प्रदेश के कुछ नेता ये नहीं होने देना चाहते हैं, या उन तक बात अगर पहुंची है तो हम तक क्यों नहीं पहुंची है? जब आपको पूरे देश में बीजेपी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, तो शीर्ष नेतृत्व क्या ये जानकारी नहीं रख सकता है? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हरियाणा कैसे छूट जाएगा? आप मुझे बताएं, क्या पंजाब के अंदर गठबंधन हुआ? नहीं हुआ ना। उन्हें यह लगता है कि हरियाणा के अंदर गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो नहीं है। इनेलो के साथ है तो गठबंधन, वो उनका हरियाणा में गठबंधन है भाई। आम आदमी पार्टी के साथ इनेलो से क्या दिक्कत है? ओंकार सिंह साहब से क्या दिक्कत है करना? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अब कौन बताएगा? और प्रदेश साहब कौन बताएगा? नेतृत्व कैसे बताएगा? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। अतुल जी, हाँ, जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उनका उत्तर जो है प्रदेश नेतृत्व कैसे दे सकता है जब उनके हाथ में गठबंधन कराना नहीं, उनके हाथ में फिर क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया बीजेपी, कांग्रेस और बाकी क्षत्रप पार्टियों में? मैं तो बीजेपी और कांग्रेस से उम्मीद करता हूं कि वो नेशनल के हिसाब से अपनी बात रखेंगे। और अगर मान लीजिए प्रदेश की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक नहीं गई है, तो जवाहर भाई की और ढुल साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो जानकारी दें, वहां पहुंचाएं कि भाई हरियाणा में देखिए हल हो जाएगा। आरोप लगाने वाले सार्वजनिक करें कब कब जाकर के कहा मिले हैं, इन्होंने गठबंधन के लिए प्रयास किया, नहीं किया होगा। सिंह साहब भाई आरोप लगाने वाले साबित करें, आपके नेता जो आरोप लगा रहे हैं साबित करिए भाई। अतुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गठबंधन का प्रयास कर रहे होंगे दोनों। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज आपने दी। बेचारे सिंह साहब देखिए कितने मुद्दे उन्होंने गिना दिए, आप कह रहे हैं आप ये दोनों उन्हीं के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। हद है मतलब। ठीक है सिंह साहब बताइए भाई, उल्टा आरोप आप पर ही आ गया। अतुल जी, किसी और की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन अपनी पार्टी की जरूर बात करता हूं। हमारी पार्टी ने बीजेपी से तो कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, मेरे भाई ढुल साहब कहते हैं तो इनको बता दूं, अब जब चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह था, बकायदा आपके राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रण भी दिया गया, वो नहीं आए। तो देखिए, आप एक बड़ी जिम्मेवारी में हैं ढुल साहब। आज मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी में है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस है विपक्ष में। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बिना स्वार्थ के, कोई अगर हमारे पास प्रदेश के हितों के लिए आएगा तो हम अपने स्वार्थ को छोड़कर उसका साथ देंगे। ये अब भी कहा, पहले भी कहा, और 50 बार कह लिया, 100 बार कह लिया। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? कैसे कहलाना चाहते हैं? ठीक है, इन्होंने नहीं मानी बात, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि गठबंधन दिलों से भी होते हैं। आज इनेलो अपने आप में सक्षम है, और मैं कहता हूं सारी पार्टियां सक्षम है, लेकिन मुद्दा तो फिर वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी तानाशाही पार्टी बन चुकी है जिसके राज में प्रदेश और देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। देखिए, जब बजट की बात हुई, 1 मिनट लूंगा अतुल जी, बजट में मोदी जी ने कहा हमारे 4 वर्ग हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। और गरीबों की बात करते हैं जब ये कहते हैं 82.5 करोड़ को 5 किलो अनाज गारंटी देता हूं। अरे गारंटी देनी है, रोजगार की दो, भिखारी ना बनाओ जनता को। और 5 किलो अनाज के लिए जैसे महिला बेटियां, हमारी माँ बेटियां जैसे 3-3 घंटे लाइन में लगी रहती हैं। जवाहर यादव जी, आंखें खोल के किसी राशन डिपो के बाहर जाके देखना, कैसे 3-3 घंटे हमारी बेटियां लाइन में लगी रहती हैं। जहां तक किसान की बात करना चाहूंगा, किसान आज क्यों बैठे बॉर्डर पर? सिंह साहब माफी के साथ रोकूंगा, आज मेरे पास थोड़ा समय की पाबंदी है। आप किसान की बात करिएगा, आप जवान की बात करिएगा, आप महिलाओं की बात करिएगा, आप गरीबों की बात करिएगा, लेकिन एक लाइन आपने बोली है लाइन को लेकर कि लाइन लगी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे लाइन लगाकर इनेलो कई बार गई कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन लाइन से बाहर कर दिया गया आपको। ये दर्द है आपका, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, ये दर्द है आपका। कई बार आप लोगों ने लाइन लगाया और आपने उदाहरण देखिए। मैं सिंह साहब व्यक्तिगत तौर पर आपकी तारीफ करता हूं। अभी ढुल साहब ने कहा था कि आप आरोप लगा रहा हूं, आप साबित करिए। आपने साबित किया कि खड़गे साहब को, राहुल गांधी को बकायदा न्योता दिया गया था, लेकिन उस न्योते के बाद भी आपके मंच पर नहीं पहुंचे और आप फिर से लाइन से अलग हो गए। लाइन खींची आपने, मंच सजाया आपने, नींव रखी आपने, नीतीश कुमार से बुलवाया आपने, और फिर आपको ही लाइन से अलग कर दिया गया। अन्याय है, मैं तो कहता हूं अन्याय है, घोर अन्याय है। भाई चौधरी साहब, एक छोटा सा जवाहर जी आ रहा हूं, बहुत छोटा सा काउंटर ले लूं, मेरे पास समय आज नहीं है।
बहुत छोटा सा जवाब भाई। देखिए गठबंधन में जो आप लोगों की भूमिका है, कांग्रेस कम से कम हरियाणा में इस तरह से देख रही है कि आप बीजेपी के लिए हैं, वो चाहे जेजेपी हो या इनेलो हो। अतुल भाई मैं तो एक चीज जानता हूं, मैं पहले कह चुका हूं, राष्ट्रीय पार्टियों को लोगों ने बहुत देख लिया, अब क्षेत्रीय पार्टियों को लोग लाना चाहते हैं। हाँ, तो इनेलो को देख लेंगे जवाहर यादव, आप वो समय बताएगा किसको देखेंगे किसको नहीं देखेंगे, वो समय बताएगा। मैं जवाहर यादव जी की बात करूं, जवाहर यादव जी अभी बात कर रहे थे कांग्रेस ताऊ देवीलाल की ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं एक चीज, इनको शायद ध्यान नहीं है, मैं बारी बारी एक बात कही है, ताऊ देवीलाल की विचारधारा को आगे ले जाने का काम है। और अगर कांग्रेस की रही बात, हम तमाम मंचों पे एक बात कह चुके हैं, कांग्रेस को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। आज के दिन हरियाणा की बात हरियाणा का छोरा करेगा। अतुल जी एक लाइन सुनने का काम कीजिए। अगर आपने कहा शराब घोटाला, आपने कहा शराब घोटाले के आरोप की, मैंने नहीं कहा, तो वो मैंने नहीं कहा, सुनने का काम, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप मेरा नाम लेकर मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। इन्हें को जवाब दो, कांग्रेस को जवाब दो भाई, इन्हें को कांग्रेस को जवाब दो, अरे इन्हें को कांग्रेस को जवाब दो, इन्हें को कांग्रेस को जवाब दो, इन्हें को आप कहते हैं कांग्रेस को जवाब दो, मुझे नहीं जवाब दो, इन्हें को कांग्रेस को जवाब दो। अरे जब आप डिबेट में भाग जाते थे आपको क्या बचाता था? अरे जब आप डिबेट में नहीं आते थे ना जेजेपी वाले, तब जवाहर यादव को बचाना था तुम्हें, इसलिए छोड़ दीजिए। आगे का ही काम करता है और कुछ नहीं है। जेजेपी के किसी प्रवक्ता में फेस करने की ताकत नहीं थी, जवाहर यादव के बचाता था तुम्हें। बात करते हैं, आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या? तुम्हारे प्रवक्ता डिबेट में नहीं आते थे। अरे आप शराब घोटाले में आप के कारण टीवी डिबेट में नहीं बैठते थे, जवाहर यादव आके बचाता था तुम्हें। अतुल जी एक लाइन में भी बोलना चाहता हूँ, अतुल जी एक लाइन में बोलना। ठीक बात है चौधरी साहब एक मिनट जवाहर भाई बहुत संक्षेप में कंक्लूड कर दिए, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम समय में, बहुत संक्षेप में केवल 2 लाइनों में बोलना चाहता हूँ, केवल 2 लाइनों में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, जेजेपी वालों ने क्या किया, जेजेपी वालों के फ्रस्ट्रेशन इन्होंने चौटाला के चक्कर में देवीलाल का अपमान किया। पार्टी है जिन्होंने दुष्यंत चौटाला के चक्कर में देवीलाल को अपमानित किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि देवीलाल जी की विचारधारा चाहिए। मैं अब रोक रहा हूं सभी को, माफी चाहूंगा, अब समय नहीं है। सवाल इस बात का था कि 24 के लिए जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है, उस गठबंधन पर जो अन्य विपक्षी दल है वहीं अगर सवाल खड़े करेंगे तो आप 400 पार का नारा लगाने वाली जो पार्टी है, जो उनके गठबंधन के साथी एनडीए में, आप उनसे क्या वाकई लड़ाई लड़ रहे हैं या आपस की लड़ाई में आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि जनता यह समझना चाहती है कि या फिर संविधान ऐसे बचेगा कि सब एक हो जाए बीजेपी और एनडीए के खिलाफ, या फिर ऐसे नहीं बचेगा। ये बड़ी बारीक सी रेखा है। राम राम।